हेलो एवरीवन, पीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। इसमें बीपीएससी की 38वीं से लेकर 66वीं तक के सभी प्रश्न शामिल हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी 67th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह से बारी बारी से हम लोग इसमें दिए गए सभी चैप्टर को कवर करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। हड़प्पा से जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की गई थी तथा उनके निचले हिस्से को काले रंग से रंगा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार तथा अन्नागार महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली, और ये हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वीए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी तथा वर्ष 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। एम.एस. वत्स जो है वो हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित हैं तथा केन दीक्षित ने भी इन उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे। इससे यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परुशनी नदी के तट पर। वर्तमान में परुशनी नदी को रावी नदी कहते हैं।
दसराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था और इन 10 राजाओं में 5 आर्य तथा 5 अनार्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य के कपिल तथा न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली, जो कि उनका दामाद भी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व को प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन, जिसको वर्तमान में सारनाथ कहते हैं, में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत, उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। 483 ईस्वी पूर्व में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक शामिल है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय
बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी के गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर नामक गुफा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मखली गोशाल। मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन या उदयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सरप्रमुख थे। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी या इसको गिरिव्रज भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र द्वारा कर दी गई थी, जिसका नाम उदयन था। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धरथ। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास में महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई,
महामेघवाहन वंश या फिर चेदी वंश। चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगल भूमि को। गुप्त काल में बिना जोती हुई भूमि को अपृहत भूमि कहते थे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन सी यूकी नामक ग्रंथ में किया है और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण की। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। और उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव के द्वारा 1097 से 98 ईस्वी के मध्य की गई थी। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी या राजगीर में। पहली बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में हुआ। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था तथा इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। तो आइए सुमेल करते हैं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था तथा महात्मा बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी
और वैशाली में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना लिच्छवियों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें वर्णित 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। 5वीं शताब्दी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी की वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 592 ईस्वी पूर्व था। अगला प्रश्न है मगध की राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, पाटलिपुत्र और गिरिव्रज। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दी तथा मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष पाए गए हैं। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था तथा इसके अध्यक्ष मोगलीपोतिस थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अशोक का धम्म एक आदर्श आचार संहिता थी। अशोक के धम्म में शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तथा अशोक के नाम का वर्णन मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो ये शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति तथा आर्थिक संबंध, इन सभी पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा सभासद। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी को अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इस पुस्तक में भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी तथा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विम कटफिसेस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जिनमें से एक थी गांधार शैली तथा दूसरी थी मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कण्वा या कण्व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। इसके अमात्य वसुदेव ने षड्यंत्रों के माध्यम से इसे मार डाला तथा वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश था। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर होयनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भरूच था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाले आय भी ग्राहिता को सौंप दिया जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना होता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह भी था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? औषधि के क्षेत्र में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सौमिला जो थे वो गुप्तकालीन नाटककार थे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसने लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर योगशास्त्र का अध्ययन किया तथा इसने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। मथुरा एक औद्योगिक नगर था। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मथुरा के सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, कवि बाण निवासी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक आदि हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। इसी क्रम में वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके देखरेख हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कदंब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उदयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड यानी कि राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावनकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्न वासवदत्ता इन 13 नाटकों में से एक है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं तथा मीनाक्षी मंदिर का विशाल गोपुरम प्रसिद्ध है। जल्द ही हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।